इजराइल इस वक्त बहुत अपनी तारीख के खतरनाक मोड़ के ऊपर खड़ा है। पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब की डिफेंस पैक्ट हुआ है और उसके बाद तुर्की और कतर और फिर जॉर्डन और फिर इजिप्ट के दौरे हुए हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के, उसके बाद से खदशात जो है उसमें आप देखते हैं कि उन्हें लगता है कि सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान उनके दरवाजे पे है और यही वजह है कि इजराइल को इस वक्त खदशात लाक हैं। अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान में जो हालात हैं वो कशीदा नजर आते हैं। ये कशीदा हो नहीं सकते थे जब तक नेक्सस नहीं होता इजराइल का और इंडिया का, और वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो असर रसूख है मशरिक़ वस्ता और नॉर्थ अफ्रीका में बढ़ता चला जाए। इजराइल की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल एक और जंग लड़ता है तो इजराइल के पास एनर्जी मुकम्मल खत्म हो जाएगी और एनर्जी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी नहीं रहेगा। ईरानी सदर का खत मिलता है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को। पाकिस्तान वो मुल्क है जो ब्रिज कर सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड को मुस्लिम वर्ल्ड के साथ और अमेरिका को मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, बिकॉज पाकिस्तान की जो अहमियत है वो मीना रीजन के अंदर बढ़ते हुए नजर आई। रिचर्ड हास ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था रियलिज्म प्लस, कि दुनिया में नए अलायंसेस बनेंगे और अमेरिका उसे लीड करेगा, और वो ऑकस एंड क्वाड की शक्ल में आपको नजर आया। उसने काम नहीं किया, चाइना उससे काफी आगे निकल गया है। तालिबान बाय द वे जो करंट रिजीम है ये अफगानिस्तान की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसमें ताजिक कहाँ है, उज़्बेक कहाँ है, तुर्कमन्स कहाँ है, इसमें दरी बोलने वाले कहाँ हैं, वो वहां पे मौजूद नहीं है। फिर आपने देखा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद चाहते हैं कि वो इनसे आजादी हासिल करें। आपने अभी रशीद दोस्तम जो उनके एक्स आर्मी चीफ रहे उनका बयान सुना कि वो अपने लॉयलिस्ट कह रहे थे कि वो तैयार रहे किसी भी वक्त, उनके पास कम से कम 20,000 की फोर्स मौजूद है। ये भी बातें इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही हैं कि एन मुमकिन है कि अफगानिस्तान को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा सेंट्रल एशिया में चला जाए, तुर्कमन्स में, ताजिक में, उज़्बेक में, और जो फारसी बान है वो ईरान के साथ अटैच हो जाए, पश्तून पाकिस्तान के साथ हो जाए, बाकी छोटा सा हिस्सा रह जाए। भारत अगर इतना ही सिंसियर है तो उनकी नौजवान खवातीन को बॉलीवुड का आसरा देकर गलत कामों पे न लगाते। भारत और इजराइल इस वक्त गिरावट का खुद भी शिकार है, और बाय द वे जो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं उसके लिए बदनामी का बायस है। और भारत के लिए तो आपने वॉशिंगटन पोस्ट का सुन लिया ना, उन्होंने कहा कि बड़ी खामोशी के साथ चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों पे कब्जा कर लिया जिसपे भारत ने चूं भी नहीं की। और भारत के अंदर ये बयान ही आ रहा है कि वो वक्त करीब लग रहा है जब पूरे भारत को चाइना खा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी डील्स के ऊपर बातचीत होती है नाज़रीन। अब उन डील से और वो जो बातचीत की गई, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की भी बात की गई और मुख्तलिफ MOUs की जो बात की गई, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है, इसराइल के लिए क्या कोई ख़तरे की घंटी बज चुकी है, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से भी नाज़रीन हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों सबको सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप के पास जाते हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई वहाँ पर, बड़ी बातचीत हुई मफादात के लिए भी और दोनों ममालिक के मफादात के लिए भी। अब हम ये जानना चाह रहे हैं और अवाम भी ये जानना चाह रही है कि ये जो मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है, ये जितनी भी डील्स हुई हैं, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा है? पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। देखें, कॉमनैलिटी पहले समझते हैं। मोहम्मद बिन सलमान नौजवानों के अंदर एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप है सऊदीया में, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जो पॉपुलिज्म है उनकी, स्पेशली मेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, वो एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप के तौर पे उभरते हैं। बल्कि अब तो कॉमन अमेरिकन भी ये समझता है कि ट्रंप साहब उनके लिए बेहतर है, बिकॉज नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी पैदा करने की वो कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि इस पूरे विजिट से दो तरफा फवायद हैं। एक तो जो बैनुल अक़वामी सियासत में तब्दीली रूनुमा हो रही है, उस तब्दीली में अमेरिका चाहता है कि उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो माजी में मिडिल ईस्ट हुआ करता था उसमें उसका असर और रसूख उसी तरह से बरकरार रहे जिस तरह से माजी में था।
विकास 2012 के बाद जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी थी, जिसमें चाइना को उन्होंने कंटेन करना था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने जो पहले दौर के अंदर चाइना के खिलाफ एक इंसर्कलमेंट प्लान बना, जिसमें क्वाड एंड आकस की बात हुई, जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के वक्त में उसमें काफी तेजी आपको नजर आई। उससे मिडिल ईस्ट में एक स्पेस क्रिएट हो गया था, जिसे जो दूसरी उभरती हुई ताकतें हैं उन्होंने उसको फिल करना शुरू किया। तो इस लिहाज से, और फिर जो मार्का हक हुआ मई के अंदर, उस मार्का हक के नतीजे में ये साबित हुआ कि भारत कहीं भी नहीं है, और भारत से जो तवक्का लगाई जाती है अमेरिका में, वो कभी भी उसे पूरी नहीं कर पाएगा। और अगर इस खत्ते में कोई इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस कोई पावर है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो ब्रिज कर सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड को मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, और अमेरिका को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, बिकॉज पाकिस्तान की जो अहमियत है वो मीना रीजन के अंदर बढ़ते हुए नजर आई। तो इस सारे पस मंजर में ये दौरा हुआ है, और इस दौरे के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू तो ग्लोबल पॉलिटिक्स, जिसका मैंने हल्का सा तस्करा किया, और फिर एक रीजनल पॉलिटिक्स। रीजनल पॉलिटिक्स में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर उनका असर रसूख बरकरार रहे, और फिर 2030 जो विजन है उनका, अब वो कामयाबी से हमकनार हो, जिसमें उनको हाई टेक चाहिए अमेरिका से, न्यूक्लियर सिविलियन पर्पजेस के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए अमेरिका से। और फिर हमें यह भी मालूम है कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान में 500 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है, जिसमें 142 बिलियन डॉलर हर साल अमेरिका से हथियार खरीदे जाते हैं। तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री हार्डवेयर में, जैसे F-35 तैयारे, उनकी भी डील हुई है। गालिबन 48 तैयारे मिलेंगे विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो मेरा ख्याल है कि ये मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश है। दूसरी तरफ अमेरिका भी चाहता है, जिस तरह मैंने अर्ज किया, कि अमेरिका के अंदर तीन आपको फॉरेन पॉलिसी ट्रेंड्स नजर आते हैं। एक रियलिज्म, दूसरा आइडियलिज्म, और तीसरा इकोनॉमिक प्राइमेसी। अब जो रियलिज्म है, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि रिचर्ड हास ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था रियलिज्म प्लस, कि दुनिया में नए अलायंसेस बनेंगे और अमेरिका उसे लीड करेगा, और वो ऑकस एंड क्वाड की शक्ल में आपको नजर आया। उसने काम नहीं किया, चाइना उससे काफी आगे निकल गया है। और अमेरिकन आइडियलिज्म वो साथ साथ चलती है, लेकिन वो सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए चलती है जो अमेरिकन पॉलिसी बनाते हैं। और तीसरा, इस वक्त जो कि अमेरिकन इकोनॉमी मुश्किलात का शिकार है, तकरीबन $37 ट्रिलियन की मकरूज, 22% ऑफ जीडीपी जो है वो अंडर डेट है। उसमें अमेरिका को ग्रेट बनाना और अमेरिकन इकोनॉमी को रीमेक करना, ये ख्वाहिश है प्रेसिडेंट ट्रंप की। और यही नारा वो लगा के आए थे इलेक्शंस में, और इसके लिए उनको चाहिए इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट अरब वर्ल्ड से ज्यादा कोई बड़ी नहीं कर सकता अमेरिका में। तो यही वजह है कि चाहे वो कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है, ये वो तीन की ममालिक हैं जो अमेरिका में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सऊदी अरब ने पहले $600 बिलियन की बात हुई, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो $1 ट्रिलियन तक जाए। तो ये इसका पूरा पस मंजर है। सर, जहां ये तक बढ़ता पाकिस्तान हुआ का जो ताल्लुक असर और है, रसूख है, जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे हैं, बढ़ता हुआ असर और रसूख, ये डिफेंस की डील्स, तो क्या ये मिडल ईस्ट के, आपने अंदर कहा कि ताकत के तवाजुन के लिए और अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के लिए बड़ा ज़रूरी है, और वो ये कर रहे हैं, तो क्या ये इजराइल के लिए अलार्मिंग हो सकता है, उनके लिए कोई खतरे की घंटी हो सकती है ये? जी, अगर आप इसको इस तरह एकेडमिकली इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, तो रियल पॉलिटी के अंदर एक पावर कभी नहीं चाहता एक खत्ते की कि उसके मुकाबले में दूसरी पावर उभरे। और यही असूल होता है कि आप अपने ताकत को बरकरार रखते हैं और ताकत को बढ़ावा देते हैं और उसका इजहार करते हैं। इस किस तरीके से करते हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के साथ साथ, जो आपका एडवर्सरी है या दूसरा मुल्क है उसकी पावर को कम करना। और यही वजह है कि इसराइल को इस वक्त खदशात लाक हैं। न फकत ये कि पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब की डिफेंस पैक्ट हुआ है, और उसके बाद तुर्की और कतर और फिर जॉर्डन और फिर इजिप्ट के दौरे हुए हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के, उसके बाद से खदशात जो है उसमें आप देखते हैं कि उन्हें लगता है कि सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान उनके दरवाजे पे है। और यही वो वजह है जिसमें आप देखते हैं कि अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान में जो हालात हैं वो कशीदा नजर आते हैं। ये कशीदा हो नहीं सकते थे जब तक नेक्सस नहीं होता इसराइल का और इंडिया का,
और वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो असर रसूख है मशरिक वस्ता और नॉर्थ अफ्रीका में बढ़ता चला जाए। तो इसके पीछे ये वो मोहरकात हैं, लेकिन रियल पॉलिटिक्स में ये कंपटीशन चलती है बिकॉज ये नॉर्मल सिचुएशन है और इसको आप तय करते हैं। और पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त जो हमारी मिलिट्री, सिविलियन और पार्लियामेंट्री जो डिप्लोमेसी है वो कामयाबी के जीने बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ती जा रही है। और आपको याद है कि 2 साल पहले ये बयानिया मिलता था रीजनल और इंटरनेशनल मीडिया में कि भारत मरकज है ग्लोबल डिप्लोमेसी का, लेकिन आज आप देखते हैं कि वो मरकज पाकिस्तान है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन नजर आ रहा है हमारे तीनों विंग्स के दरमियान में, जहां पे आप देखते हैं कि मिलिट्री आपकी लीडरशिप, सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप और इसके साथ साथ जो मीडिया है, ये लग रहा है कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी जबरदस्त चल रही है और इसी वजह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, ये सऊदी अरब इस पैक्ट के बाद मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या वो इजराइल को टफ टाइम दे पाएगा, उनकी पॉलिसी क्या होगी? देखें, अगर आप ये समझते हैं कि कोई जंग होगी और जंग के नतीजे में कोई सिलसिला होगा तो वो उसके इम्कानात अभी कम है। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त सफारतकारी और मिलिट्री मैदान में टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा करना और डिफरेंट डिफरेंट जो मिलिट्री पैक्ट्स हैं, डिफेंस पैक्ट हैं, उसको साइन करना और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसी को बैलेंस करना, मेरे ख्याल में ये बड़ी कामयाबी है। और ये गहरा तंग हो रहा है इसराइल के खिलाफ। और बाय द वे, इसराइल को मैं अपनी तारीख में सबसे निचली सतह पे देख रहा हूँ। मिसाल के तौर पे इसराइल की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल एक और जंग लड़ता है तो इसराइल के पास एनर्जी मुकम्मल खत्म हो जाएगी और एनर्जी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी नहीं रहेगा। सर, अभी दूसरा आप उन्होंने देखेंगे रिसेंटली लबनान पर भी हमला कर दिया इसराइल ने। जी जी, वो हमला तो रीजनल, चूंकि इसराइल की एक पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ मैसिव रिटेलिएशन, उन्होंने दिखाना है। और ये ट्रेंड है इसराइल के अंदर एक तबके का जिस तबके को रिप्रेजेंट करता है नेतन्याहू और उसके साथ जो उसकी राइट विंग जो पॉलिटिकल पार्टी अलाय है, जिनका ये कहना है कि उन्होंने किसी भी हालत में आगे बढ़ते रहना है। लेकिन मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये रखना चाहता हूँ कि मेरी समझ में इसराइल इस वक्त बहुत अपनी तारीख के खतरनाक मोड़ के ऊपर खड़ा है। वो मैं इसलिए कहता हूं कि उसकी जो रियल सपोर्ट जहां से आती है, सोर्स, वो है वेस्ट। और वेस्ट में जितने सर्वेज एंड पोल्स आए हैं और न्यूयॉर्क का इलेक्शन है या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन का जो मोशन 2 दिन पहले 3 दिन पहले पास हुआ है, वो सारे वो सबूत हैं, वो गम्माजी करते हैं कि इसराइल के हवाले से वेस्ट में आने वाली न्यू लीडरशिप उन यूनिवर्सिटीज से जो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, वहां पे कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रही। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इन वन वे और द अदर हमें कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के जरिए जाना होगा और अपने इख्तलाफात को आपने पसे पुश डालना होगा। चूंकि इसराइल ने हमला फकत लेबनान पे नहीं किया, गजा पे नहीं किया, ईरान पे नहीं किया, यमन पे नहीं किया, सीरिया पे नहीं किया, बल्कि कतर पे भी किया। और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि आगे आने वाले दिनों में कुछ और ममालिक को भी टारगेट करेंगे। तो और इसके अलावा इनडायरेक्ट किस्म की जंग पाकिस्तान से भी करके उन्होंने देख ली माजी में मई के अंदर, और फिर अभी साजिशों में मुलव्वस है अफगानिस्तान के केस के ऊपर। और उसका एक बेहतरीन सबूत यह है कि इसराइल का एक मीडिया एकेडमिक ग्रुप है जो कि इस पे रिसर्च प्रोड्यूस कर रहा है कि बलूचिस्तान में जो सो कॉल्ड आजादी की तहरीकें हैं उसको कामयाब कैसे बनाएं। तो कहने का मकसद है कि एक रियलाइजेशन है, और यही वजह है कि जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ ले जाते हैं अमेरिका, तो उससे पहले ईरानी सदर का खत मिलता है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जब ट्रंप के साथ बातचीत करते हुए मीडिया को फेस करते हैं तो उसमें वो कहते हैं, इस बात का इजहार करते हैं कि ईरान भी बातचीत करना चाहता है। तो इससे आप अंदाजा कीजिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और ये बड़ी खुशाइन है। और यही इसराइल के लिए खतरा है बिकॉज इसराइल ने अब तक जो कामयाबियां हासिल की थी वो रिफ्ट डाल के की थी अरब और अजम के दरमियान में, और पाकिस्तान को दूर करके और भारत को मिडिल ईस्ट में इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से। तो वो चीजें अब इसराइल के हाथों से निकल रही हैं। अच्छा सर, ये जिस तरीके से आप बात करें इसराइल की हरकतों के बाद, अब
एक इस्लामिक नेटो या फिर एक इस्लामिक अलायंस कितनी ज़रूरी है कि आइंदा किसी भी इस्लामी मुल्क पर अगर हमला किया जाता है तो वो तमाम तर मुमालिक एक होकर फिर रिस्पॉन्ड करें? मेरा ख्याल है ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ कदम बढ़ाया जाएगा, बिकॉज इसका इजहार आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया। और फिर जिस तरह की रिक्वेस्ट आ रही हैं, अंडरस्टैंडिंग्स जो डेवलप हुई हैं ममालिक के दरमियान में, मिसाल के तौर पे तुर्किया की ख्वाहिश कि पाकिस्तान के साथ उसी किस्म की डिफेंस पैक्ट हो, हालांकि हमारे बड़े डीप स्ट्रेटेजिक टाइज हैं तुर्की के साथ। जॉर्डन के साथ एन मुमकिन है, बिकॉज जॉर्डन के साथ कुछ ऐसी तफसीलात हैं जिसका इजहार मीडिया पे नहीं किया जा सकता। हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात के साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे नजर आते हैं। इसी तरह का इजहार आपने ईरान की तरफ से बारहा सुना उनके ऑफिशियल्स के मुंह से। और फिर अब खबरें खुद बांग्लादेश की तरफ से आ रही हैं कि बांग्लादेश भी इमरजेंसी के अंदर किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर सकता है। तो कहने का मकसद कि बातचीत उसी तरफ जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसी तरफ मूव करें जैसे माजी में यूरोपियन यूनियन यकदम उसकी शक्ल नहीं बनी थी। पहले कोल कमीशन बना था, उसके बाद कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ज्वाइंट कमीशन बनाया गया ताकि फॉर्मर सोवियत यूनियन को वेस्टर्न यूरोप तक ना आने दिया जाए, और बाद में उसने शक्ल अख्तियार कर ली थी यूरोपियन यूनियन की। तो मेरा ख्याल है ये कदम उसी तरफ है और बिलाखिर हम इसी नहज पे जाएंगे जिसका इजहार आपने किया। मतलब एक इस्लामिक नेटो जो है वो बनने वाली है, एक अलायंस बनने वाली है जो कि इजराइल के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजाएगी। मैं इसको थोड़ा और भी ब्रॉडर देखता हूं, गालिबन ये इस्लामिक से ज्यादा ग्लोबल साउथ का नेटो बनेगा, बिकॉज इस वक्त जो गेम के अंदर इन हुआ है वो ग्लोबल साउथ है। दुनिया की जो 5 बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं उसमें से 3 पावर्स ग्लोबल साउथ की हैं। इसके अलावा जो मिडिल रेंज पावर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें तुर्की है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसके अंदर आप मलेशिया को भी ले सकते हैं, किसी हद तक ईरान को भी ले सकते हैं, ये वो ममालिक हैं जो किसी के भी पलड़े में जाएंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान। ये जिसके सर पलड़े में जाएंगे वो पलड़ा भारी होगा, बिकॉज मैं इस वक्त सिस्टेमिक लेवल पे जो चेंज देख रहा हूं उसमें ट्राईपोलर वर्ल्ड है। एक अभी पोल को जिस तरीके से सर आपने अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि ये जो कुछ ममालिक हैं जिसके अंदर इसराइल है, जिसके अंदर भारत है, ये डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं और इनके भी लिंक्स कुछ मिल रहे हैं। अफगानिस्तान भी उन्हीं की हरकतों पर जो है वो अमल पैरा है और उन्हीं के एक्शंस को वो खुद शो कर रहा है। तो अफगानिस्तान क्या ये सब करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है और उनके साथ क्या हमारे ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं? जी, मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के साथ आपका ये टेम्पररी फेज है। उसमें माजी में कुछ हमसे भी गलतियां हुई हैं, उसे हमें तस्लीम करना होगा, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना होगा। जिसमें बिलफर्ज हमने ये कहा कि जनाब जो पाकिस्तान के तालिबान हैं वो खराब है और अफगानिस्तान के तालिबान अच्छे हैं। हमने इस चीज को नजरअंदाज किया कि दोनों की नजरियाती असास एक ही है और वो जिहादी नजरिया है। इसके साथ साथ जो हमने उनको खुली छूट दी पाकिस्तान के अंदर, यहां तक कि वो कश्मीर में भी चले जाते थे। आप और मैं कश्मीर में जाके जायदादें नहीं खरीद सकते और वो धंधनाते फिरते थे कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, यहां तक कि पिशावर की किस्सा खानी बाजार कैप्चर हो गई थी। यहां तक कि जो हयाताबाद है जो सबसे प्राइम एरिया है पिशावर का, उसमें उन्हीं के घर नजर आते हैं। तो इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए था जिस तरह से ईरान और तुर्की ने इनको कंट्रोल एक एरिया के अंदर रखा हुआ था। फिर इसके साथ साथ हमने उन्हें पासपोर्ट्स भी दिए जिसकी वजह से हम हमारे लिए बदनामी का बाइस बना। तो मेरा कहने का मकसद है कि इसे हमें रिव्यू करने की जरूरत है। और साथ साथ एक और बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारे यहाँ जितने भी लोग पलते हैं, चाहे वो हामिद करजई हो, चाहे अशरफ गनी हो, चाहे ये तालिबान हो, उससे पहले जितनी भी लीडरशिप थी, जब ये काबुल में जाके गद्दी नशीन होते हैं तो ये पाकिस्तान के खिलाफ क्यों होते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। और ये जो 20 साल हुकूमत रही अलाइड फोर्सेस की, और उसमें आपने देखा कि इंडिया का बहुत हद तक इन्फ्लुएंस बन गया था। 5 कॉन्सुलेट्स खाने उन्होंने खोले थे सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए। उसके जरिए से उन्होंने वहां की आवाम का ब्रेन वॉश किया। अब उन आवाम के अंदर जो परसेप्शन है पाकिस्तान के हवाले से वो अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। वो कि आपने वहां पे रोड्स बना के दिए हैं, स्कूल्स बना के दिए हैं, हॉस्पिटल्स बना के दिए हैं, लेकिन उसमें बयानियां बनाने में आप नाकाम रहे, लोगों को बताने में आप नाकाम रहे, या आपने सुस्त रवि का इजहार किया।
जिसके बायस जो परसेप्शन है वो रिटेन करती है। अब जो भी गद्दी पे बैठता है उसे अवाम की सपोर्ट चाहिए होती है, और वो वही जबान बोलता है जो अवाम की आम फीलिंग है, जिनको इस पूरे किस्से या सिनारियो का कोई इल्म ही नहीं है कि हकीकत इसके पीछे क्या है। मैं सर, ये तो मैं फिर कहता अफगानिस्तान और भारत में हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत भी जब वो देखते हैं कि उनकी लीडरशिप, उनकी मकबूलियत गिर रही है, तो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना, कोई फॉल्स फ्लैग करना, मिस एडवेंचर करना, उधर भी यही शुरू हो जाता है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं अफगानिस्तान में भी फिर यही नैरेटिव लेकर वो जो है लीडरशिप और इक़्तिदार संभालते हैं, तो फिर अफगानिस्तान और भारत तो फिर ये एक ही हुए। ये आपने बजा फरमाया, लेकिन इसमें जॉर्ज ऑफ कैनन ने जिस वक्त सोवियत यूनियन के हवाले से 1948 के अंदर मिस्टर एक्स के नाम से लेटर लिखा, रिसर्च आर्टिकल लिखा, जो उस वक्त फॉरेन पॉलिसी जर्नल में पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन सजेशन दी थी अमेरिका को। उन्होंने कहा कि पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट रखें, लेकिन आपका असल काम यह है कि सोवियत यूनियन के अंदर प्रोपेगेंडा एजुकेशन के थ्रू वहां के माइंडसेट को तब्दील करें और प्रो अमेरिकन लीडरशिप को सामने ले आए। और फिर आपने देखा कि गोर्बाचोव एमर्ज हुए, और उसके बाद क्या हुआ, बाकी तफसीलात आपके सामने। तो मेरा ख्याल ये है कि खुद इंडिया के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से अब हमें इस पे ध्यान देना होगा कि इस परसेप्शन को चेंज कैसे करें, उसके हवाले से काम करना होगा। दूसरा सर, ये ये तो उनकी आइडियोलॉजी हमें लग रही है, ये परसेप्शन हमें तो ऐसा लग रहा है कि उनकी आइडियोलॉजी बन चुकी है, ये तो उनका नजरिया बन चुका है। देखें, नजरिया भी किसी ने बनाया होगा और एक टाइम फ्रेमवर्क में बना होगा ना। तो हमारे पास भी एक टाइम फ्रेमवर्क होना चाहिए, और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ है। अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि उनकी कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ जरूरी है। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा उनके ट्रेड मिनिस्टर ने कहा कि जरा पाकिस्तान के साथ हर किस्म की तजारत को बंद करें। वो कैसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि असल तजारत उनकी है ही पाकिस्तान के साथ, और एग्जैक्टली ये उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यही वजह है कि अगर वो डायरेक्ट अफगानिस्तान से पाकिस्तान अपने गुड्स को नहीं बेच पा रहे, तो वो कर क्या रहे हैं कि ईरान के थ्रू भेजने की कोशिश करें, जिसे हमने पकड़ लिया है। तो कहने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान पे प्रेशर बढ़ रहा है, और तालिबान बाय द वे जो करंट रिजीम है, ये अफगानिस्तान की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसमें ताजिक कहाँ है, उज्बेक कहाँ है, तुर्कमन्स कहाँ है, इसमें दरी बोलने वाले कहाँ हैं, वो वहां पे मौजूद नहीं है। फिर आपने देखा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद चाहते हैं कि वो इनसे आजादी हासिल करें। आपने अभी रशीद दोस्तम जो उनके एक्स आर्मी चीफ रहे, उनका बयान सुना कि वो अपने लॉयलिस्ट कह रहे थे कि वो तैयार रहे किसी भी वक्त, उनके पास कम से कम 20,000 की फोर्स मौजूद है। और ये भी बातें इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही हैं कि एन मुमकिन है कि अफगानिस्तान को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा सेंट्रल एशिया में चला जाए, तुर्कमन्स में, ताजिक में, उज्बेक में, और जो फारसी बान है वो ईरान के साथ अटैच हो जाए, पश्तून पाकिस्तान के साथ हो जाए, बाकी छोटा सा हिस्सा रह जाए। और उसको अब तक पाकिस्तान ने रजिस्ट किया। लेकिन जिस पॉलिसी पे ये जा रहे हैं, वो पॉलिसी अफगानिस्तान को नुकसान देगी, और उन्हें ये समझना चाहिए कि भारत अगर इतना ही सिंसियर है तो उनकी नौजवान खवातीन को बॉलीवुड का आसरा देकर गलत कामों पे न लगाते। उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने जिस तरह 50-60 साल उनको रखा है अपने साथ, वो 20 साल रख के दिखा दें अफगानियों को इतनी तादाद में, जितनी तादाद में हमने रखा है, तो वो एग्जैक्टली फर्क वाजे हो जाएगा। और फिर ये रियल रियल पॉलिटी के खिलाफ है कि एक मुल्क जिसके साथ आपकी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, आप उसकी डिमांड पे काम कर रहे हैं, और वो आपके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है इसलिए कि वो आपको कुछ पैसे दे रहा है, सिर्फ इस वजह से। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें देखना होगा। और ये जो मर्सनरी जो बिहेवियर है, जो ट्रांसैक्शनल बिहेवियर है तालिबान का, इसको भी चेक रखने की जरूरत है। इस पे रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एक मैकेनिज्म की जरूरत है जहां पे इसको रोका जाए। लेकिन ये मैं बताता चलूं कि अफगानिस्तान के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, ये ग्लोबल सिस्टेमिक पॉलिटिक्स से कट ऑफ नहीं है, और किसी अंदाज में जो ग्लोबल पावर्स हैं वो यहाँ पे एंगेज हैं, और उनके ये मफाद में है कि पाकिस्तान किसी तरह मुश्किल हालत में फंसा रहे, बिकॉज आपकी अहमियत और आपका रोल मीना रीजन में बढ़ रहा है। अच्छा सर, ये अभी जिस तरीके से आपने मल्टीपल फैक्टर्स का बताया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो डी फैक्टो एक गवर्नमेंट है, तालिबान हुकूमत है, इनके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस आपको होती हुई दिखाई दे रही है? और क्या कोई अलायंस अफगानिस्तान के अंदर भी बन सकती है जो कि इनको ओवरथ्रो कर दे? जी, ये देखें, तालिबान के अंदर जो खुद मुल्ला उमर के बेटे हैं, मुल्ला याकूब,
वो गद्दी पर बर्जुमान होना चाहते हैं। और फिर जो मैंने हवाला आपको दिया दो शख्सियात का, इसके अलावा हिकमत यार का ग्रुप है, इसके अलावा रब्बानी का ग्रुप है, जिस दिन उनको फंडिंग और फैसिलिटी मिली कहीं से भी, तो आप देखेंगे कि ये बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा और तालिबान अपनी हुकूमत को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली उस वक्त जब चाइना भी इमदाद रोक देगा, ईरान भी इमदाद रोक देगा और सेंट्रल एशिया भी अपने दरवाजे बंद कर देगा। जब हर तरफ से ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो कोई भी एयर एड के जरिए, एयर लिफ्टिंग के जरिए से अफगानिस्तान की इतने बड़े पैमाने पे मदद नहीं कर सकता, वो बड़ा कॉस्टली होता है। आपको याद होगा बर्लिन वॉल, जब सोवियत ने वो दरवाजा बंद कर दिया था तो एयर लिफ्टिंग के जरिए से वेस्टर्न बर्लिन को वो इमदाद देते थे, वो बड़ी कॉस्टली थी और वो इसलिए कर पाए थे बिकॉज उसके पीछे एक अलायंस था पूरा। लेकिन यहाँ पे कोई अलायंस नहीं है, भारत अकेला ये नहीं कर सकता और इसराइल की इतनी हिम्मत नहीं है बिकॉज इसराइल की जो एनर्जी के जो सेक्टर है, जिसका मैंने पहले भी रेफरेंस दिया, उन्होंने वाजे किया है कि मजीद अगर कोई इस तरह की गड़बड़ हुई तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा सर, ये अभी मुस्तकबिल आप तालिबान हुकूमत का कैसे देखते हैं कि क्या वो एक पेज पर आ सकेंगे पाकिस्तान के साथ कोई बैठक करने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि पाकिस्तान ने तो बड़ी दफ़ा मुज़ाकरात करने की कोशिश की, इस्तांबुल में आपके सामने था वो टॉक्स जितनी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई हमें पॉजिटिव आउटकम नज़र नहीं आया। तो मुस्तकबिल क्या समझते हैं कि दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर और इजराइल की जो हरकत सकनात हैं उसी पर अमल पैरा होंगे, या फिर पाकिस्तान के साथ बैठकर दोबारा से आपको बातचीत के इम्कानात नजर आ रहे हैं? तीन पॉसिबल सिनारियोज हैं। पहला सिनारियो ये है कि अफगानिस्तान की जो करंट रिजीम है तालिबान की, उन्हें अक्ल के नाखून आ जाएं और वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को तय कर लें। और उसमें जो रीजनल ममालिक हैं जैसे कतर और तुर्की है और सऊदी अरब और ईरान और चाइना, ये अहम किरदार अदा कर सकते हैं और इसलिए कि उनका लिवरेज है अफगानिस्तान के ऊपर। दूसरा सिनारियो ये है कि जनाब आपका ताउन और आपका कॉन्फ्लिक्ट यानी टेंशन ये साथ साथ चलें और उस सूरत में कभी दहशतगर्दी वहां से बंद हो जाए और कभी आना शुरू हो जाए, और जब बंद हो जाए तो आपका ट्रेड भी खुल जाए और जब शुरू हो जाए तो आप ट्रेड बंद करें और टक टुक बॉर्डर के ऊपर चलती रहे। और तीसरा पॉसिबल सिनारियो जो है, इसकी ज्यादा सेकंड सिनारियो की ज्यादा पॉसिबिलिटी है बिकॉज तालिबान का जो अपना पैटर्न है बिहेवियर का, वो भी इसी तरफ निशानदेही करता है। जब तक उनको कहीं से जरा शे मिलती रहेगी, पैसा मिलता रहेगा, तो वो टक टुक कुछ ना कुछ करते रहेंगे और जब वो बंद हो जाएगा और पाकिस्तान से कुछ मिलेगा या रीजनल ममालिक से मिलेगा तो वो खामोश हो जाएंगे। तीसरा सिनारियो ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक परमानेंट फीचर के तौर पे आ जाए, कम से कम 10 सालों तक, 20 सालों तक, जिसकी कोशिशें भारत और इजराइल कर रहा है। लेकिन देखें, भारत और इजराइल इस वक्त गिरावट का खुद भी शिकार है और बाय द वे जो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उसके लिए बदनामी का बायस है। इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया पे जो बयानियां आप सुनते हैं कि अब ये ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है, और डिसऑर्डर का मतलब है कि एक नए ऑर्डर की जरूरत है, और जब नया ऑर्डर आएगा तो वो एक मुल्क दो देगा, दो मुल्क देंगे, या इसमें जो की 3 मेजर पार्ट्स हैं और इंक्लूडिंग मिडिल रेंज पार्ट्स हैं वो मिलके देंगे, क्या करेंगे? तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मुरतब होती है। तो अब मुझे यूं लगता है, ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, कि अमेरिका के जो इस वक्त सियासी, समाजी और माशी हालात हैं, उस हालात के अंदर मुझे लगता है कि अमेरिका में जल्द एक रियलाइजेशन आएगी, जिसका आगाज हो चुका है। एना कैस्पेरियन के बयानात सुने, कार्ल टकरसन के बयानात सुने, जेफरी सैक्स और जॉन मीर शाइमर को सुने, कर्नल डगलस को सुने, तो वो बयानिया ये उभर के आ रहा है कि जनाब अब हमें सिर्फ अपना ख्याल रखना चाहिए और इसराइल से पीछे हटना चाहिए। जिस दिन अमेरिका इसराइल से पीछे हटेगा तो इसराइल के मुकाबले में भारत को क्यों अहमियत देगा? भारत तो यूं समझें कि उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इसराइल के बारे में 1960 के डिफेंस डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि वो उनका स्ट्रेटेजिक अलाय है, उनकी स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट है। जब उससे पीछे हटेंगे अपने आप को बचाने के लिए, और अमेरिका की तारीख में ये कई बार हुआ है, अमेरिकन ने ये फ्रांस के साथ भी किया है, और अपने अलायंसेस कोल्ड वार के बाद तब्दील किए। आपने देखा जर्मनी और जापान को उन्होंने अपना दुश्मन करार दे रहे थे कि नेक्स्ट चैलेंजर अमेरिका के लिए ये हो सकते हैं, तो इसराइल को क्यों नहीं छोड़ सकते अपने आप को बचाने के लिए? तो मुझे यूं लगता है कि 2026 और 27 बड़ा क्रिटिकल है, और जब इसराइल कमजोर होगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि भारत खुद ब खुद कमजोर होगा। और भारत के लिए तो आपने वॉशिंगटन पोस्ट का सुन लिया ना, उन्होंने कहा कि बड़ी खामोशी के साथ चाइना ने
अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों पे कब्जा कर लिया, जिसपे भारत ने चू भी नहीं की। और भारत के अंदर ये बयानिया आ रहा है कि वो वक्त करीब लग रहा है जब पूरे भारत को चाइना खा जाएगा। ट्रू। चलें सर, हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो डिफेक्टो ये गवर्नमेंट है ये अकल के होश के नाखून लेगी और मामलात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर इन्होंने उसी लायह अमल को तय किया जो कि इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, फिर जो आउटकम होगा वो ये भी बखूबी जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उनके साथ क्या सलूक किया गया, और फिर पूरी दुनिया में जिस तरीके से भारत की एक इमेज है तो वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमें इतना कीमती अपना वक्त दिया और हमारी ऑडियंस है उनको भी इस तमाम तर ये जो अभी सिनारियो चल रहा है बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर, ये जो एक पावर गेम चल रही है, इससे मुतालिक जो है अंदाज़ा हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो या फिर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।